ओके, सो गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ सबको और दिखाई भी दे रहा होगा? Good evening, sir. You are audible. ओके, Yes, sir. Good evening. Yes, sir. You are audible and visible for. या थैंक यू थैंक यू। तो तो हम लोग लास्ट दो क्लास में हमने चैप्टर 7 किया था, क्लास 11th वाली एनसीईआरटी का। ये जस्ट एक बेसिक है क्योंकि ये सब आपको आता ही है क्योंकि आपने पढ़ा है पहले। बस इस बार रिवाइज कर रहे हैं कि अभी इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा ना लगे बहुत दिन पहले पढ़े थे आप, तो इसीलिए क्योंकि यूज़ तो होगा ही क्योंकि रिलेटेड है हमारे टॉपिक से। तो अगर आपने इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं 7.1 थी, 7.2, 7.3, 7.4 और लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो इनमें से आपको अगर कहीं पे डाउट हो तो आप पूछो। Sir, miscellaneous examples में example number 22. ओके, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 22। तो आप लोग के पास बुक है तो देखिए। ओके, तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पास क्वेश्चन होगा। सो लेट मी जस्ट ओपन। ये होगा। नहीं, ये तो सिलेबस है, ये होगा। ये वाला होगा। ठीक है, तो इसी में देख लेते हैं फिर। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर आपको डाउट है 22। ये वाला एग्जाम्पल है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. ये वाला. ओके, तो चलिए इसको हम उस पे ले आते हैं स्क्रीन पे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यस, किसी को और कुछ पूछना है, डाउट है? अभी पहले इसको कर लेते हैं वन बाय वन। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन आप में से एक को डाउट है तो इसको देख लेते हैं पहले। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 22 है। क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। AGAIN. Okay, if these words are written as in dictionary, what will be the 50th word? ठीक है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा जहां आपको यूज करेगा प्रोबेबिलिटी का। तो ठीक है, तो जिन लोगों ने सॉल्व किया आप कुछ बताना चाहोगे? हालांकि एग्जाम्पल है तो आप समझ सकते हो, लेकिन मेन है ना समझना ही है। अगर आपको देख के समझ आ रहा है इट्स गुड, आप बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हो इट्स गुड, क्योंकि आपको आता है। मेन सीखना है हमें। आप कहीं से सीखो, आप हमसे सीखो, बुक से सीखो, या ऑनलाइन है ना, गूगल है, यूट्यूब है ना, इतने सारे वेबसाइट से कहीं से भी सीखना आपको है, ताकि आप एग्जाम में आंसर्स कर सको क्वेश्चंस का। ओके, तो बस ये बताओ, ये हमारे पास इसमें टोटल कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5, जिसमें ए रिपीटेड है। तो पहले मैं बताता हूँ कि टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताइए, आप में से कोई कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इस 5 लेटर को यूज करके? 5 factorial upon 2 factorial. Yes, so all 5 letters can be arranged in 5 factorial ways, but there are 2 A's, so they are identical. So
उनका प्लेस करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको हटाना पड़ेगा हमें। सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना आ गया? 60. ओके, तो टोटल आप 60 वर्ड बना सकते हैं। अब देखो डिक्शनरी आप बना रहे हैं, इसमें इन्हीं 60 वर्ड को लिखेंगे, बाहर के वर्ड नहीं आएंगे। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी। तो ये जो 60 वर्ड्स हमारे बने हैं उसको डिक्शनरी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्हीं में होगा कोई पहला वर्ड, लाइक अगर मैं लेबलिंग करूं तो जैसे आप लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट में 60 वर्ड होगा। इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? जैसे आप डिक्शनरी में करते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाला पहले होगा, फिर ए के बाद, है ना, तो डिक्शनरी आप सबने देखी होगी। तो डिक्शनरी का जो ऑर्डर होता है पहले ए वाला, उस तरह से, ठीक है। तो पूछा है 50वां वर्ड कौन सा होगा, है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूं, जरा समझो अब, तो अब मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूं। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कौन से वाले वर्ड्स आएंगे, इसका पहला लेटर क्या होगा? हाँ, ए, यस। तो पहले वो वर्ड्स हैं, ए होगा। अगर ए वाले सारे आपने कर लिए तो नेक्स्ट उसके बाद कई सारे बनेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेटर कौन सा होगा? सो ए बी सी डी, अल्फाबेटिकली देखो आप, ए बी सी डी ई एफ जी, सो जी वाले होंगे। उसके बाद उसके बाद एन वाले होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बना रहे हैं। अगर इस तरह से आप बना रहे हैं, ओके। तो टोटल वर्ड्स तो आप 60 बना सकते थे। अब जब आप अरेंज करेंगे तो जब ए से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे, शुरू फर्स्ट लेटर ए होगा, वो पहले आएगा। तो मुझे बताओ इस टाइप के कितने वर्ड्स बनेंगे। अब आप डिसाइड करो कि ए जिसका फर्स्ट लेटर, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसका पहला लेटर ए होगा। सो 1 2 3 4, तो दिस, है ना। सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए। तो ए से हम स्टार्ट करते, ए तो फिक्स हो गया। अब ए को आप चेंज नहीं कर सकते, ए फिक्स हो गया। तो बाकी 4 पोजीशन चेंज होंगी, ठीक है। तो बाकी 4 पोजीशन चेंज होंगी। तो 4 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे। अब देखो ये 4 अरेंज हो रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया एक, तो ये चारों डिफरेंट है। तो डिवाइड किसी से करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि ये 4 डिफरेंट है। तो कितने हो गए ये? 24। तो देखिए 1 से लेके जब आप 24 तक लिखेंगे तो ये वो वर्ड होगा जो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले 24 वर्ड्स वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट, जब हमने पहला लेटर हमारा जी है, तो अब ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं? इसमें भी 4 फैक्टोरियल होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी, तो कितने होंगे? 12। तो 1 2 3 4। अब यहाँ जी फिक्स हुआ है ना, तो जी फिक्स हुआ है, तो यहाँ ए आई एन, ये 4 पॉसिबिलिटी आपके पास। तो टोटल ये 4 फैक्टोरियल, बट ए रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ए रिपीट हो रहा है ना, 2 जगह ए होगा, इनमें 2 जगह कहीं ए होगा, तो ए को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतने हटाने पड़ेंगे, तो हाफ हो गया एक्चुअली। तो ये हो गया 12। तो देखिए अब 25 से लेके कहां तक, लास्ट वर्ड कौन सा होगा जो जी से स्टार्ट हो रहा होगा? 36। चेक करो 24 प्लस 12 कितना होता है? 36 ना। तो 36th वर्ड जो होगा लास्ट, वो जी से। तो ये सब ए से स्टार्ट हो रहा था, ये जी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब आप समझिए आगे। इसके बाद वर्ड विथ स्टार्टिंग विथ आई कितने होंगे? सो स्टार्टिंग विथ आई, तो ये भी 12 आएगा सिमिलर लॉजिक से, क्योंकि यहाँ पे आई फिक्स हो गया, तो ए जी ए एन 12। तो देखो अगला और 12 ऐड करो, कितना हुआ, कहां तक जाएगा? 48 तक। तो ये वाले आई वाले हैं, ठीक है। सो ये ए वाले थे, जी वाले आई से स्टार्ट होने वाले।
अच्छा, तो बाकी जो होंगे, अब बाकी जो 12 है एक्चुअली वो ये वाले हैं, राइट, एन वाले। ओके, अब हमें तो इस बीच में चाहिए, हमें चाहिए था 50वां वर्ड। तो देखो, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि जो 49th वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि पहले 48 जो हो गए ए जी या आई से स्टार्ट हो, जो 49th होगा वो स्टार्ट हो रहा होगा एन से। तो कौन सा होगा एन से, बताओ, तुम ही बताओ 49th वर्ड कौन सा होगा, एन से स्टार्ट होगा तो फिक्स हो गया, एन डबल ए जी आई। अब इसका अगला वर्ड जस्ट ढूंढना है, तो अगले वर्ड में आप क्या करते हो, जी और आई ऑल्टरनेट हो जाएगा। हाँ, जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो वो उधर से चेंज होना शुरू होता है। जो ये 49th है, तो जो 50वां वर्ड होगा 50th वर्ड, तो एन ए आई जी। अब ये कहना चाह रहे हैं, चेक कीजिए, यस सर। सो ये हो गया एन ए आई जी। तो जिनका डाउट था उनका क्लियर हुआ, चेक कीजिए, और नहीं तो पूछिए क्या डाउट है इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया, इसमें आपको क्या डाउट है। सर इसमें जो फर्स्ट वाला है जी, जिसमें ये ए से स्टार्ट किया है, उसमें भी तो ए रिपीट है ना, उसमें उस वाले में भी तो ए 2 बार ही आएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक ए आपने फिक्स कर दिया, तो इस 4 पोजीशन की क्या पॉसिबिलिटी बताइए, एक ए फिक्स हो गया तो आपके पास ये 4 क्या होंगे, तो 4 फैक्टोरियल होगा। हाँ, ये चेंज नहीं हो रहा है, ए फिक्स है, एक वो ए अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जो पहला ए है वो फिक्स कर दिया गया है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बाकी जो 4, आप बाकी 4 के बारे में सोच रहे हैं कि ये चारों क्या हो सकता है, तो 4 डिफरेंट बचे ना, ए आपने फिक्स कर दिया तो बचे जी ए आई एन। 4 डिफरेंट नंबर्स के टोटल अरेंजमेंट्स कितने होते हैं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यस, तो वही है, इसलिए डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि वहां रिपीट नहीं कर रहा हूं 4 में, पहला वाला फिक्स हो गया तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, फिक्स्ड है, तो देयर ओनली वन चॉइस देयर, बाकी जगह चॉइस चेंज हो रही है। और कोई डाउट है तो बताइए इसमें, किसी और को भी। सर एग्जांपल 20। ओके, चलिए एग्जांपल 20 अब, ठीक है। सर 7.4 का 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 1 बाय 1, जैसे एक किसी ने पूछ दिया तो आप लिख के रखो, अपने बगल में लिख लो कि ये पूछना है, अगला आप पूछो, जैसे एक किसी ने पूछ लिया तो वो सॉल्व करते हैं, फिर अगला ऐसे करके, तो एग्जांपल 20 करते हैं, फिर उसके बाद अगला बारी आएगा। जो भी इन लोगों को डाउट है, एक डाउट का नोटबुक ले लो, छोटा डायरी आता है ना 10-20 रुपए का, 5-10 रुपए का, उसमें एक डाउट वाली डायरी बना लो। कई बार क्या होता है, अभी डाउट आया लेकिन अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मौका नहीं मिला, तो बाद में तुम भूल जाते हो, फिर पूछते नहीं हो, तो लिख लो कि ये डाउट है मेरा, जब भी मौका मिले वो देख के पूछो कि ये मेरा डाउट्स है, और पूरे साल ये करो, है ना। यस सर, यस सर। तो उससे क्या होगा, वरना क्या बच्चे भूल जाते हैं, डाउट है अभी नहीं पूछ पाए तो भूल गए, पूछे ही नहीं कभी, तो वो डाउट ही रह गया, एग्जाम तरह उस तरह कुछ आ गया फिर वहां नुकसान हो गया आपका। तो लिख लो एक जगह डाउट्स को, मौका जब मिले तब पूछो, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा मौका मिलेगा आपको, क्योंकि और भी बच्चे हमारे पास है ना, सबका है, तो जब भी आपको चांस दिया जाए तो आपके पास डाउट होने चाहिए, ऐसा नहीं जब चांस है डाउट है ही नहीं, पता ही नहीं क्या डाउट था, भूल गए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 20। तो एग्जांपल 20 क्या है, सर इसमें बस छोटी सी बात पूछनी है। जी पूछिए। सर इन्होंने इसका सॉल्यूशन पहले कॉम्बिनेशन से किया और फिर 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है उसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स लेने के लिए, ओके, तो डायरेक्ट हम इसमें परम्यूटेशन नहीं लगा सकते। how many words with or without meaning each of 3 vowel and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute। तो एक्चुअली इसमें कितने वॉवेल्स हैं, आई ओ यू, 4 सर। 4, आपको कितने वॉवेल चुनने हैं, 3। तो पहले देखो, पहले तो आपको 3 वॉवेल चुनने पड़ेंगे ना, तो यू विल फर्स्ट सेलेक्ट व्हिच 3 यू वांट टू सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करोगे ना आप, तो यस सर। तो इसलिए वो कर रहा है, आप सोच रहे हो 3p 4p3 लगा दे, तो एक्चुअली यस सर। तो 4p3 लगाओगे तो वहां प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, 3 को आपने अरेंज कर दिया, कोई भी 3 आ सकता है, फिर अगला 2 है,
तो कोई भी दो, फिर वो उनका अलग अलग आपने एक्चुअली अलग अलग अरेंजमेंट ले लिया, उनका एक साथ लेना है ना मुझे। तो यहाँ किसका लेना है, हाउ मेनी वर्ड्स विद द वर्ड फॉर्म 3 vowels and 2 consonants can form। तो आप जो कर रहे हो, अगर आप ऐसा लेते हो 4p3, बाद में कितने कॉन्सोनेंट है इसमें, 1 2 3 4, 4 है। यस सर। तो अगर आप 4p3 इंटू 4p2 लेते हो तो गलती इसमें ये हो गई कि सिर्फ आप वॉवेल्स को अपने आप में अरेंज कर रहे हो, कॉन्स्टेंट को अलग अलग अरेंज कर रहे हो, इनको मिक्स करके अरेंज नहीं कर रहे आप एक्चुअली, तो वहां गलती हो गई। हमें क्या करना है, सर अगर इंटू लगा देंगे बीच में तो फिर वो मिक्स नहीं होंगे उससे। कहाँ मिक्स हो गया, जैसे आपने 3 को अलग किया, 2 को अलग किया, तो वो 3 2 कहाँ मिल रहे हैं, वो तो अलग अलग हो गए। 3 बंधे हुए एक साथ, 2 बंधे हुए एक साथ, अपने आप में इंटरचेंज होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स कैसे होंगे, जो आपने वोवेल कॉन्सोनेंट कहाँ मिक्स किया इसमें। ओके सर, आ गया समझ। हाँ, वो आपने अलग अलग ही बांध के रखा हुआ, एक तरफ इसको बांध दिया कॉन्स्टेंट को, एक तरफ इसको बांध दिया, फिर अपने अंदर वो चेंज हो रहा है, दोनों साथ नहीं मिल रहे, दोनों साथ का कोई मिलना ही नहीं हो रहा आपके इसमें। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि पहले 4 वोवेल्स में से 3 वोवेल चुनेंगे, तो कितना होगा 4c3 इनटू, अब 4 कॉन्स्टेंट में 2 कॉन्स्टेंट चुनेंगे तो 4c2। अब आपने 5 चुन लिए, अपने 3 वोवेल 2 कॉन्स्टेंट 5 आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए, 5 लेटर आ गए, अब उनको अरेंज करना है। सो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 factorial ways। yes, this is the way। ऐसे किया हो है ना। हाँ, so पहले सेलेक्ट किया, फिर बाद में इन्होंने अरेंज किया, है ना। पहले सेलेक्ट किया 4c3 इंटू 4c2 इंटू 5 factorial, ठीक है, ये आंसर है। ओके नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पूछिए जिनका डाउट था। सर 7.4 का 5 क्वेश्चंस। 7.4 का 5 क्वेश्चन, ये वाला, ओके। यस यस। ये कह रहा है कि चलो उधर डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहां पे आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls and 5 white balls। ओके, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls। ओके, सो लाइक आपके पास एक बॉक्स है, सो लेट्स से यू हैव अ बॉक्स, दैट बॉक्स कंटेन 6 red, 5 white and 5 blue, right? If each selection consists of 3 balls of each color। ओके, तो पता है इसमें क्या आपको डाउट आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास टोटल 6 5 11 5 कितने हो गए, अंदर 16 बॉल्स टोटल है, ठीक है, और आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, हाउ मेनी यू वांट टू सेलेक्ट, 9 बॉल। 9, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। इसका क्या मतलब हुआ, 6 में से 3 को और 5 में से कम 3 को लेना है एक ग्रुप से। एग्जैक्टली 3 को लेना है, हर कलर में से 3 को लेना है। 3 यस सर। तो समझ आया क्या होगा आंसर, बताइए फिर अब। 16 C9। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हम। 63 हाँ 63 5 6 हाँ, इसमें से 3 चुनना है, इसमें से 3 और इसमें से 3। तो एंड लग रहा है, इंग्लिश वाले एंड, हिंदी तो 6 रेड में 3 रेड, 6c3 एंड है तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, 5c3 एंड 5c3, ये आंसर हो जाएगा, चेक कीजिए, ठीक है। हम सेलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, तो ईच कलर से 3 चाहिए था, तो रेड 3 चाहिए 6c3 एंड व्हाइट 3 चाहिए ना, ईच कलर से था, एंड 5 ब्लू चाहिए, ब्लैक जो भी है ब्लू था, तो ये आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। सर आई थिंक इस पे किया इस तरह वो आंसर नहीं आ रहा। चलिए चेक करते हैं। तो 6c3 आएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अच्छा क्या पूछ लिया है ना, कम से कम उस तरह आपका डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, या देखेंगे क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, चेक करते हैं। तो 6 5 4 एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो एक बचेगा
यहाँ 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 2 into 1 5 4 2 into 1। चलो देखते हैं अब। तो यहाँ से 3 2 जा 6 कैंसिल, 2 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो फाइनली यहाँ मेरे पास क्या बचा हुआ है 20, यहाँ क्या बचा हुआ है 10, यहाँ क्या बचा हुआ है 10। कितना हो गया टोटल? क्या आंसर चेक कीजिए। ठीक है, कोई बात, बाकी लोग चेक कीजिए। तो अब ठीक है ना, तो आपने कहीं मिस्टेक किया होगा, जिनका डाउट है देखिए सही है। यस सर सही है। ठीक है, नहीं अच्छा क्या पूछ लिया, आप क्लियर हो गया ना। देखो एकदम शर्माना बिल्कुल नहीं है, तुम डाउट एक बार पूछ लोगे पहली बार, उसके बाद कभी उसके उस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। अगर नहीं पूछोगे तो वो डाउट तुम्हें पूरे साल भर परेशान करेगा, क्योंकि वही चीजें बार बार आती रहेगी। अगर तुम्हें शर्म आएगी, इधर पूछ लेंगे तो सर क्या समझेंगे, बाकी लोग क्या समझेंगे, तो इस चक्कर में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि उस तरह के डाउट है बार बार आएंगे। तुम एक बार क्लियर नहीं किए तो अगली बार फिर तुम्हें शर्म आएगी पूछने में, अगली बार फिर शर्म आएगी। मान लो तुम एक साल बाद पूछ रहे हो तो पूरे साल तुम्हारा फिर दिक्कत हो गया समझने में। इसलिए शर्माना नहीं है, जो भी डाउट हो फिर क्लियरली पूछो। ओके नेक्स्ट एग्जांपल 13 सर। क्योंकि देखो मैथ्स किसी बच्चे को मुश्किल पता है क्यों लगता है, क्योंकि वो यही डाउट नहीं पूछ पाया, क्लियर नहीं कर पाया, फिर वो थोड़े थोड़े डाउट कर करके इतना इकट्ठा हो गया ना कि वो बोझ संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए उसको मैथ्स डिफिकल्ट लगने लगा है, या मैथ्स या स्टैट्स तरह से। अगर आप एक एक चीज क्लियर करते जाओ चीजें आसान हो जाती है ना। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब चीजें पढ़ाना शुरू किया ना, मुझे कुछ नहीं आता था। तुम यकीन करो, मैं सच बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं बैच शुरू कर रहा हूँ ना, उस दिन मुझे कुछ नहीं आ रहा। अभी तो चलो इतने साल पढ़ा लिए तो आ रहा है, वरना फिर क्या है, फिर मुझे जो सीखने की जरूरत है, आप जो पढ़ाना है कल वो आज मैं पढ़ूंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा। तो इस तरह क्या होता है, मैं सीख लूंगा। कहना मतलब यही मेरा पॉइंट है कि जो मुझे नहीं आ रहा वो सीखूंगा, फिर सीख सेम आपको करना है, तो शर्माना नहीं है उसमें। अब सीखो कहीं से भी, आप हमसे कहीं से भी सीखो, सीखना इंपॉर्टेंट। 13 था ना? चलिए 13, हाँ ये वाला। सर इसके आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब r इक्वल टू 8 ले सकते हैं क्या? n से ग्रेटर हो जाता है ना यहाँ पे। नहीं देखो होता क्या है, जब आप यहाँ क्या 4PR है, तो NCR या NPR में R हमेशा N से कम होगा, R मैक्सिमम N हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली सर वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 8 भी दिया हुआ है मतलब। नहीं बाद में रिजेक्ट किया। अच्छा इसने गलत, इसने आगे लिखना चाहिए था इसको कि R इज नॉट पॉसिबल आंसर, दैट्स व्हाई 3 ओनली। यस सर वही बोल रहे हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं, इसी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ इसको एक लाइन और आगे लिखना चाहिए था कि 8 इज नॉट वैलिड आंसर। यहाँ इसका मतलब होता है क्या है, 8 और 3, देखो 8 और 3, तो इट शुड गिव दैट आंसर इज 3 ओनली नॉट 8। यहाँ का दो सॉल्यूशन, या तो 8 है या 3 है, हो सकता है कि अगर दोनों भी हो, लेकिन यहाँ पे 8 विल नॉट सेटिस्फाई। आप सही कह रहे हैं, तो ये गलत होगा, तो आंसर इज 3 ओनली। यस ओके थैंक्स। डाउट था सर जी। 7.4 9 नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन। 7.4 में 9 नंबर, ओके 7.4 में सॉरी, तो कौन सा चल रहा है 3। हाँ 7.9 नंबर, जी पूछिए। मतलब इसमें क्या पूछना है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। यस सर, जो कंपलसरी सर है उसमें मतलब माइनस करके छोड़ दिया गया, उसको मतलब लिया ही नहीं गया, वैसा मतलब समझ यहाँ पे नहीं कुछ आ रहा है। हाँ देखिए आपके पास 9 कोर्स है, तो उस टोटल 9 कोर्स में 9 कोर्स में 2 कोर्स वो भी है, तो उस 2 कोर्स के अलावा कितने कोर्स बचे आपके? 7 कोर्स, 7 कोर्स, और आपको 5 कोर्स लेने हैं, तो उस 5 कोर्स में 2 कोर्स तो लेना ही है। अब कितने कोर्स एक्स्ट्रा बचे, कितने बचे? 3 और लेंगे। 3। तो देखो 9 जो है 2 + 7 है, ओके, और 5 जो है 2 + 3 है, तो वो 2 कंपलसरी है, 2 लेना ही है आपको। तो 2C2 इंटू, समझ आया?
अरे किसी का माइक अनम्यूटेड है हर्ष। सो यहाँ पे क्या है समझो, आपका जो डाउट है इसमें ये है कि टोटल 9 कोर्स। कौन सा क्वेश्चन था सर, एक बार बताइए। डाउट किसका था? डाउट कौन से में था? ये 9th में था ना डाउट? 9th यस सर। हाँ देखो, तो 9th में कह रहा है कि टोटल आपके पास 9 कोर्स अवेलेबल है जिसमें 2 कंपलसरी है और आपको 5 कोर्स चुनने हैं, तो 2 कोर्स तो कंपलसरी है, तो आप कितने चुनेंगे? आपका चुनने का ऑप्शन कितने का है? टोटल 9 कोर्स है 2 into 7C3। हाँ, और आपको चूज करना है 5, चूज करना है 5। सो उसमें 2 तो कंपलसरी है, 2 + 5 ऐसे है। अब इन 2 में से 2 तो चुनना ही है, तो 2C2 एंड बाकी कितने कोर्स आपके पास है? 7। उनमें कितने कोर्स, सॉरी यहाँ में गलती लिखा, कितने चुनने हैं आपको? तो क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखूं मैं? 73। जी समझिए आप। तो आपने जो 2 कंपलसरी कोर्स हैं वो तो चुनने ही हैं, तो 2C2 मतलब ये 2 कंपलसरी में से 2 तो चुनना ही है आपको, ये हो गया। एंड बाकी जो 7 में से 3 चुनने हैं आपको। सो दिस इज आंसर। 2C2 1 होता है, तो यहाँ 7C3 आंसर दिया होगा, तो ये 1 होता है। NCN इज ऑलवेज 1, NCN इज ऑलवेज 1, NC0 इज ऑलवेज 1, तो इसीलिए ठीक है। यस सर, समझ गए। हाँ नहीं ऐसे पूछ रहे मतलब छोटे छोटे डाउट्स क्या है ना, जो अभी क्लियर नहीं करेंगे बाद में मुश्किल करेगा, इसलिए एक बार क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो गया आपका, कि अब पूरे साल दिक्कत नहीं होगा ये चीजें। और ये दूसरे क्वेश्चन को समझने में भी हेल्प करेगा आपको। एक बार ना जब आप एक स्टेप आगे बढ़ गए तो उस तरह की प्रॉब्लम दोबारा आएंगी ना, क्योंकि आपने फेस कर लिया ना उस प्रॉब्लम को, तो उस तरह की चीजें जब दोबारा आएंगी तो दिक्कत नहीं होगी। वरना एक बार फेस किया नहीं क्लियर किया तो अगली बार फिर मिलेगा, फिर वहां डर रहेगा आपको। तो इस तरह से और कुछ चैप्टर परमुटेशन में कोई और डाउट? सर जी हमको 7.3 के 11th के थर्ड पार्ट बता दीजिए। जी तो बाकी लोग देख लो, फिर से अगर हम एक छोटी सी डायरी ले लो, आती है ना पतली वाली पॉकेट डायरी जो होती है, वो रखो डाउट के लिए, लिख लो कि इस तारीख को मुझे ये डाउट हुआ, इस तारीख को ये डाउट हुआ। जब क्लास हो तो उसको पूछो, क्योंकि तुम्हारा डाउट और भी लोगों का डाउट क्लियर करेगा। समझ रहे हो ना, अगर तुम एक डाउट पूछ रहे हो ना तो तुम्हारे थ्रू बाकियों का भी डाउट क्लियर हो रहा है, ये समझो। तुम नहीं पूछोगे तुम्हारा नुकसान भी हो रहा है, बाकियों का भी नुकसान हो रहा है। सो 7.3 में 9th का थर्ड पार्ट ये वाला, ओके 11th का थर्ड। अच्छा 11th का, चलिए। सो 11th क्वेश्चन, चलो इसको मैं उधर दिखाता हूँ ताकि एक मिनट। आइए यहाँ पे तो ये कह रहा है 11th क्वेश्चन आपका कि इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ, मैं थर्ड पार्ट सिर्फ कर रहा हूं, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो समझिए 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ओके तो 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास जो परम्यूटेशन में कितने लेटर्स हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 12 बॉक्स बना दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि इफ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, तो समझो जरा, अभी P यहाँ है तो 1 2 3 4, S यहाँ होगा पहले, इस अभी मैंने फिक्स कर दिया, तो आई फिक्स्ड P एट द फर्स्ट प्लेस, S एट द सेकेंड प्लेस। अभी अब बताओ इस सिचुएशन में मेरे पास कितने खाली स्पेस है? अब मतलब सर 5।
नहीं, टोटल कितने एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी बॉक्स? 10. 10, yes. So 10 object can be arranged in how many ways? Sir, 10 factorial. Right, 10 factorial. अब आप चेक कीजिए कौन कौन सा रिपीट कर रहा था इसमें, है कुछ रिपीटेशन? T. So t 2 बार है, और कुछ और नहीं है ना t के अलावा? So ये जो आपके आंसर आएंगे, ये नंबर ऑफ वर्ड्स आया जब p फर्स्ट पे है, s फिफ्थ पे, 4 लेटर बीच में, ये बोला था। बट ऐसे कितने केसेस बनेगा आप मुझे बताओ। ऐसे दिस इज वन सिचुएशन, और सेकेंड सिचुएशन बना के दिखाता हूं आपको। और मतलब ऐड होगा, गेटिंग पॉइंट, और का। और द सेकेंड सिचुएशन इज, एक सिचुएशन मतलब सर ऐसे 7 केसेस बनेंगे क्या? 1 मिनट। सो राइट, 1 मिनट। अब कहां तक जा सकता है समझो अब। यस, आई थिंक लेट मी सी। सो p यहां है, तो s कहां तक जा पाएगा? देखो, एक केस, दूसरा केस, s को शिफ्ट कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने केस बना सकता हूं? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बट इसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि p पहले होगा s बाद में होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि s पहले और p बाद में होगा। तो और कितने केस हो सकते हैं? सर ऐसे तो 14 हो जाएंगे. यस, तो इंटू 14 करना है आपको। इंटू 14 क्यों कर रहा हूं? इस चीज को 14 टाइम आप ऐड करोगे। एक केस में ये आंसर है, और सेकेंड केस, और थर्ड केस, और फोर्थ केस। इन ईच केस यू हैव दिस आंसर। तो इसी चीज को आप 14 टाइम ऐड करोगे, तो मतलब 14 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर बात। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चेक कीजिए। Okay. तो ये 14 केसेस। फैक्टोरियल होगा ना? कौन सा? P और S अगर पोजीशन इंटरचेंज करें तो? हाँ, तो कितने केसेस बढ़ जाएंगे? बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। यस यस, तो वही है आप एक्चुअली। यस, सो व्हाट यू आर सेइंग, हमने भी इनडायरेक्टली वही किया। यस, सो यू आर सेइंग लाइक 7 केसेस हैं एंड these 2 कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे, दैट इज 2 ओनली। तो वही बात है। यस, सो यू कैन राइट दिस वे आल्सो। ये मैं 14 कर दिया डायरेक्टली। यस, सो इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि 7 इस केस में था कि शिफ्ट हुआ, एक एक प्लेस शिफ्ट होता गया, तो 7 केस यहाँ है, और जब इंटरचेंज हो गया तो इंटू 2 कर दो, या 2 फैक्टोरियल, दैट सेम थिंग। यस, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट बताइए? Example 2. एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, बताइए, इसमें क्या डाउट है? सर इसमें पूछना था ना कि अगर 4 फ्लैग में से अगर रेड और ब्लू भी एक कलर है और नीचे वाले को मैंने रेड ले लिया तो और ऊपर वाले को ब्लू, तो ऐसे अगर मैं करूँगी 4 and 3 तो मेरा कभी ब्लू नीचे आएगा ही नहीं ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, एक मिनट। गिवन 4 flags of different color, how many different signals can be generated if signal requires the use of 2 flags one below the other? 4 फ्लैग है आपके पास, सॉरी, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाँ, और सिग्नल में 2 फ्लैग यूज हो रहा है। तो मैं इधर आता हूँ आपके डाउट पे। तो मुझे 4 फ्लैग दे रखा है, ठीक है, और हमारा सिग्नल जो है 2 फ्लैग को एक्सेप्ट करेगा। और बताइए अब क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरा डाउट था ना कि अगर 2 कलर्स में ले लूँ रेड और ब्लू, तो नीचे वाले को अगर मैं रेड दे दूँ तो ऊपर वाले को ब्लू जाएगा। तो अगर मैं 4 into 3 जो आप वो करते हैं कि 4 वेज में ऐड हो रहा है, ऊपर वाला 3 वेज में हो रहा है, फिर मैं नीचे वाले को कभी ब्लू नहीं दे पाऊंगी ना इससे। नहीं, क्यों नहीं दे पाएंगे? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, 4 फ्लैग है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 4 कलर ले लेता हूँ,
अभी के लिए मान लीजिए मेरा कलर है ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास 4 कलर है, ठीक है, ए बी सी डी 4 कलर है। अब होता क्या है, जब हम फ्लैग बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरे पास, तो मेरे पास 4 में से एक चॉइस है, कोई भी 4 ऑप्शन है, मैं कोई भी एक कलर उठा लूंगा यहाँ पे। तो मान लीजिए आपने ए कलर यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब ए नीचे तो यूज हो नहीं सकता, तो मैं बाकी 3 में से एक कलर चूज करूंगा। सो मेरे पास 3 चॉइस है, तो टोटल आ गई 12 चॉइसेस। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ए मैंने ऊपर यूज कर लिया तो बी कभी यूज होगा ही नहीं, अब ये कहना सॉरी ए कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? यस सर यस। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हो गया है 4 चॉइस है। जब आपने ए यूज किया तो यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ करके आपको, ए अगर आपने पहले में यूज किया तो ऐसा हो सकता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी ए सी ए डी, तो ये 3 केस हुए। अब ऐसा थोड़ी ए फिक्स हो गया, नहीं, हमने कहा 4 चॉइस है, कोई एक यूज करेंगे। अगर आपने ए यूज किया तो इस तरह से बनेंगे, अगर मैं यहाँ बी यूज किया होता, मेरे पास 4 चॉइस है, तो जब मैं बी यूज करूंगा तो उस केस में मेरा कलर बनेगा बी ए बी सी बी डी। अब 4 चॉइस है ना, अब मेरे पास हो सकता है मैं सी यूज करूं, जब सी यूज करूं तो क्या होगा सी ए सी बी सी डी। मैं ऊपर नीचे है तो बस इसको ऐसे लिख रहा हूं, मतलब 2 कलर यूज कर रहा हूं। अच्छा ऐसा तो मैं डी यूज करूं, तो जब मैं डी यूज करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है डी ए डी बी डी सी। तो अब चेक कीजिए, आप जो कह रहे थे कि कभी ए नीचे आएगा ही नहीं, अब देखिए यहाँ ए आया हुआ है नीचे, यहाँ ए आया हुआ है नीचे, यहाँ ए आया हुआ है नीचे, बी ए सी ए। सो एक्चुअली हम पूरी पॉसिबिलिटी काउंट कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो जो आप कर रहे हैं वो एक केस है, जब हम यहाँ ए यूज कर रहे हैं तब ए यहाँ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ तब तो आ रहा है ए, जैसे मैं बी यहाँ यूज कर रहा हूँ तो ए यहाँ आ सकता है, जब सी यूज कर रहा हूँ तो ए आ सकता है। इज इट क्लियर? तो ये 12 चॉइस में लिख दिया 12 कौन से है। सर थैंक यू सर। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब ए यहाँ नहीं है तब ए यहाँ पे है, जब ए ऊपर है तब नहीं आएगा। आप सही कह रहे थे, जब ए ऊपर है तब नहीं आएगा, लेकिन जब ए नहीं है ऊपर वाले कलर तो फिर नीचे ए आएगा। तो लाइक ये केसेस टोटल है, ठीक। नेक्स्ट सर 7.3 में 8 वाला। अच्छा, तो लगता है एक तो ऐसा यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं है उस तरह का कि मैं एक साथ कर लूँ। सो पीडीएफ थोड़ा छोटा करके कीजिए सर स्लाइड। अच्छा हाँ सही कह रहे हो आप। अच्छा देख लेते हो, ये यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा फाइंड का, उस तरह से कर सकता हूँ। ये है, तो मैं अगर 7.3 लिखूँ तो आएगा। क्वेश्चन ये है 7.3, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आ गया क्या? अरे वाह सही है। तो इसमें 8 नंबर, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इसमें क्या डाउट है? इसमें कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा ना? सो हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट। फैक्टोरियल होगा। हाँ, एक्चुअली फॉर्मूला होता है कि n ऑब्जेक्ट आपके पास है, इफ यू हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो दैट कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। अगर सारे डिफरेंट है तो, अगर कुछ उनमें आइडेंटिकल है तो उतने से डिवाइड करना पड़ता है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये कह रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा अगर बोल देता है रिपीटेशन इज अलाउड तो आंसर क्या होता? कोई रेपिटेशन नहीं 8 की पावर 8 हो जाता। रिपीटेशन इन द सेंस कि उस पे आप इन्हीं लेटर्स को यूज कर रहे हो बट यू कैन रिपीट द डिजीज, सॉरी यू कैन रिपीट द लेटर्स, तो यू कैन रिपीट द लेटर्स। सो लाइक ऐसा हो सकता है ए मैं ऑटो ले लूं, या ए बी बी, इस तरह से कुछ ऐसा बना लूं मैं। तो ईच लेटर होगा एग्जैक्टली वंस, मतलब इन्हीं लेटर्स को यूज करना है। कहने का मतलब है यू कैन नॉट यूज अदर और यू कैन नॉट रिपीट, जस्ट यूजिंग ईच एट अ टाइम। तो जब सर मतलब एक लेटर 8 टाइम्स
और बाकी 8 भी 8 टाइम्स, तो 8 की पावर 8। Yes, so each position has 8 choices. So 8 into 8, each position has 8 choices. You can repeat. So 8 into 8, 8 times, like 8 की power 8. Yes. So each position has 8 choices. वो मैंने बताया था ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, मैं जो कहना चाह रहा था मैं इन जनरल बता देता हूँ। ये मैं डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये n बॉक्स है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, nवां बॉक्स, और आपके पास n ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल A1 से लेके An तक। अब मुझे रिपीट नहीं करना है, तो इस पोजीशन में मेरे पास n चॉइस है, इस पे n-1 चॉइस है, एंड सो ऑन। इस पे मुझे लास्ट एक चॉइस बनेगी, तो सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो n फैक्टोरियल हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि मेरे पास बॉक्स है पहला, दूसरा, n तक, ठीक है। अब क्या है, मैं रिपीट कर सकता हूं अगर, तो मेरे पास पहले पोजीशन पे आई हैव n चॉइस, आई कैन यूज एनी वन ऑफ देम। अगर रिपीट कर सकता हूं तो सेकंड पोजीशन मेरे पास फिर से n चॉइस है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। अगेन थर्ड पोजीशन आई हैव n चॉइसेस, सो ऑन, लास्ट पोजीशन आई हैव n चॉइस। यहां हो जाएगा n की पावर n। तो ये पूछ रहा था मैं, तो वहां 8 फैक्टोरियल आया, बिकॉज यू हैव टू यूज दैट डिजिट वंस ओनली। एक जो उसमें लेटर्स हैं वो एक बार ही यूज करने हैं, और अगर रिपीट करें तो 8 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपका जिनका डाउट था क्लियर हुआ उसमें कि 8 फैक्टोरियल क्यों आया? ठीक है ना, 8 डिफरेंट डिजिट्स, डिफरेंट लेटर्स हैं, सो इट कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ना? हाँ, ओके। यस। नेक्स्ट बताइए। 7.1 का 6th। 7.1 का 6 आप लोग 1 by 1 के ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। 7.1, चलो 7.1 का मतलब ये समझ रहा है, तो अगला 7.1 का मतलब ये समझेगा। ये सही सिस्टम है ना, सर्च वाला। चलो 6th क्वेश्चन, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो ये सेम क्वेश्चन है एग्जांपल जैसा, चेक कीजिए आप। आपके पास 5 फ्लैग गिवन है, आपको 2 फ्लैग यूज करने हैं, तो कितने डिफरेंट फ्लैग्स आप बना सकते हैं? जैसे मैं अभी पीछे जो पूछ रही थी कि उसमें हमारे पास क्या था कि लाइक कितने थे, 4 थे ना कल फ्लैग अवेलेबल थे, और 1 बिलो अदर में बना के दिखाया था, 12 आया था। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा जी? 20। तो यहाँ पे क्या आपके पास 5 फ्लैग अवेलेबल है। देखिए इसमें क्या है कि यू हैव 5 अवेलेबल फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स आपको गिवन है, और जो सिग्नल बनाए जा रहे हैं उस सिग्नल में आप 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस सिग्नल में आप 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं। तो जो पहले पोजीशन है इस पे आपके पास 5 चॉइस है। 5 चॉइस मतलब यू कैन यूज एनी वन ऑफ द कलर, यू हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस, so there are 5 choices, 5 number of ways to put a color on it. अब एक कलर आपने यूज कर लिया, सो डिफरेंट कलर यूज करने हैं हमें। सो अब एक कलर जो भी यूज हो गया इनमें से 5 में से कोई एक यूज हो गया, तो बाकी 4 चॉइस मेरे पास यहाँ बचते हैं, और मल्टीप्लिकेशन रूल से 5 4 जा 20 डिफरेंट सिग्नल्स वी कैन मेक। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 20 डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट किए जा सकते हैं। ओके, 5p2 हो सकता है ना यहाँ पे? हाँ, यस यस, 5p2 इज सेम, यस। सो 5p2 आप करेंगे तो वही आएगा ना। है ना, 5 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट टेकन 2 एट अ टाइम, यस। सो और कोई डाउट? चलो, तो जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर दो, ये हेल्प करेगा। देखो वो चीज़ें आपको आती है, मुझे भी पता आती है, लेकिन एग्जाम में वो चीज़ें आप देखोगे अक्सर आपको घर पे आती रहती है, एग्जाम में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है ना, तो वहाँ पे वो धुंधला दिखने लगता है। चाहे ऐसा भी होगा, 2 ऑप्शन देखते हैं आपको लगता है अरे दोनों सही लग रहा है, ऐसा होता है ना अक्सर। क्यों? क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है?
क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया बार बार। अगर हमने रिवाइज किया होगा तो आपके पास क्लैरिटी होगी। अब एग्जैक्टली एक ऑप्शन यस नो बोल पाओगे, वरना क्या है 2 ऑप्शन देखोगे दोनों सही रहेगा, तीसरा देखो तीसरा भी सही दिखेगा आपको, और ये भी सही लग रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कब आएगी? जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, है ना। तो ये बस हमने एक बार रिविजन का मौका दिया कि आप बेसिक्स हैं, जब आगे ऊपर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ फिर आपको मौका नहीं मिलेगा वापस ये सब पढ़ने का, क्योंकि तब अलग है ना डिफिकल्टी लेवल चल रही होगी। तो ओके, सो अब आते हैं अब आगे का क्या है ना। तो आगे का प्लान है क्लास 11th का जो NCERT है, ठीक है, उसमें आई थिंक 3 एक्सरसाइज जहां तक मुझे लग रहा है। तो मैं एक बार ओपन करता हूं, 1 मिनट। सो NCE देखो ये PDF खुद ही आ जाएगा आपके पास, ये NCERT की वेबसाइट है। ओके, सो ये चैप्टर है। तो मुझे लगता है फिर से आप लोगों ने 11th में सबने पढ़ा है, तो पूरा एक क्लास में दिया था कॉम्पिटिशन पढ़ाने में, मुझे लगता है पढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग को आता है। तो एक काम कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो आज तो मैंने कराया नहीं आपको, तो एक काम करते हैं, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं है क्या, क्योंकि आप ये सब चीज़ें 11th में पढ़ रखी है। BSc में कुछ लोगों ने डिवाइस किया होगा, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से होता है, प्रोबेबिलिटी तो यहीं से स्टार्ट होता है हालांकि। तो आप क्या करो, घर पे बैठ के एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ, क्या नुकसान थोड़ी होगा ना। ऐसा नहीं साइड इफेक्ट है इसका कि हम पढ़ लेंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप घर पे क्या लाइन बाय लाइन पढ़ो कि क्या क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करो, समझाना क्या चाह रहा है। आप एक एक लाइन पढ़ो, और इसमें से कोई लाइन आपको समझना है, या कोई डेफिनेशन समझना है, कोई थ्योरम समझना है, या है ना कोई एग्जाम्पल समझना है, या कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन समझना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो आपको आती है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है, चला कि हम ये स्टार्ट जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा यहीं से स्टार्ट करूंगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना, फिर इवेंट्स क्या है, आउटकम्स क्या है ना। तो यहाँ उन्होंने डिफाइन हाईलाइट कर रखा है कि सच एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ो अब क्या कहना चाह रहा है। तो इससे आपको कुछ समझ आएगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। मेन समझना इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या, है ना, रैंडम का क्या मतलब है। सो लाइक इस तरह से है कि इसमें लिखा होगा। सो ये आप पढ़ो एक बारी, है ना। ये देखो डेफिनेशन लिख रखा है कि an experiment is called a random experiment if satisfy the following 2 conditions। क्या है 2 कंडीशन? It has more than one possible outcome, it is not possible to predict outcome in advance। तो ये डेफिनेशन हो गया, अब इसको समझना है आपको, ठीक है। तो किसी का माइक आई थिंक अनम्यूटेड है, किसका है? सो जब आपको बोलना हो तो आप म्यूट कीजिए, अदरवाइज अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज म्यूट रहेगा, ठीक रहता है। ओके ठीक है। सो देखिए, मतलब ये कह रहा हूँ एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, याद नहीं करना, समझना है कि लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो बोला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए उसके पास एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए, और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। आप उसके आउटकम को एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉइन को फेंक रहा हूँ तो मैं श्योरली नहीं बता सकता मैं कि हेड ही आएगा। मुझे ये पता है हेड या टेल में से एक आएगा, दिस आर द टोटल पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम कि दिस हेड ही आएगा। सो उस तरह ऐसा कर पा रहे हो तो दैट इज नॉट रैंडम देन, एंड दैट इज श्योर हो गया एक्चुअली वो। तो इस तरह से ये है, आप पढ़ो इसको। फिर इसमें आगे क्या है कि आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या है। यू जस्ट रीड लाइन बाय लाइन, एक बार पढ़ लो, नुकसान नहीं होगा। सो रीड लाइन बाय लाइन। एग्जांपल आया कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। अभी कितने बहुत बेसिक्स आपको आता ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर पढ़ लिया आपको आइडिया आ गया, ओके दैट्स यू नो कि हेड या टेल होगा, तो इस तरीके से। ओके सो फिर ये एग्जांपल्स है, आप इसको सॉल्व करो। यू शैल गो थ्रू ऑल दिस एग्जांपल्स, ये जितने एग्जांपल्स है आप सॉल्व करो। फिर एक्सरसाइज आया, एक्सरसाइज पढ़ो, कुछ लेंदी है तो उसको लिख लो आंसर, देख रहे पढ़ के आंसर आ गया तो उसको छोड़ सकते हो। मेन समझना है, फिर से कह रहा हूँ तुम्हें पता हो कैसे करने हैं चीजों को ना, यू जस्ट नो
तो कभी कभी ना बहुत दूर नहीं दिखता ना, यहाँ से 200 किलोमीटर नहीं दिखेगा ना, तो तुम यहाँ से 2 किलोमीटर दिख रहा है, आगे बढ़ो, फिर वहां से अगला 2 किलोमीटर दिखेगा। तो सॉल्व हम क्यों करते हैं पेन से पेपर, ताकि आप 2 स्टेप लिखते हो तो अगला 2 स्टेप वहां से दिखता है, अगला 2 स्टेप वहां से दिखता है, तो इस तरह आंसर तक पहुंचते हो आप, लाइक दिस। तो आप इसको सॉल्व करो 16.1, सिंपल सैंपल स्पेस पे बेस्ड है। उसके बाद फिर आएगा इवेंट क्या होता है, तो इवेंट का डेफिनेशन अलग लिखा होगा यहाँ पे, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, देखो कहीं भी लिखा होगा। सो E is a subset of sample space. So event क्या होता है, subset of sample space. Sample space क्या है, all possible outcomes, set of all possible outcomes वो है। तो total possibility वो एक सेट है, sample space भी एक सेट है। यूनिवर्सल सेट जो सेट थ्योरी में होता है वो यहाँ sample space है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो sample space है, उसका कोई भी एक सबसेट ले लो वो एक इवेंट है। तो वो एक इवेंट क्या है, सबसेट है उसका। ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा है, ये सब इवेंट है। जब आपने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो ये सब इनफैक्ट ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो सैंपल स्पेस भी खुद का सबसेट है। सैंपल स्पेस भी एक इवेंट ही है, जिसको आप लोग श्योर इवेंट बोलते हो, है ना, ये सर्टेन इवेंट बोलते हैं। तो इस तरह से है, ये सब पढ़ो क्लियर होगा। हालांकि ये सब मैं जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे एग्जाम के लिए तो एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, तो ये आप पहले करना। देखो यहाँ से लिखा है डेफिनेशन, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो आपको ये समझना है कि सबसेट कोई भी सबसेट मतलब इवेंट होगा। ओके, आगे क्या है, सो नाउ टाइप ऑफ इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एम्प्टी सेट, श्योर इवेंट मतलब सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए। आगे क्या है, सिंपल इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, एक ही एलिमेंट उस इवेंट में होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट है। फिर कंपाउंड इवेंट क्या है, उसमें मोर देन वन एलिमेंट होगा तो कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। ठीक, फिर यहाँ आया अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब इसका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आएगा इसमें। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो सैंपल स्पेस में से ए वाले एलिमेंट को बाहर कर दो, जो बचा वो उसका कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इस तरह से है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए। ठीक, तो इस तरीके से सो है ना, फॉर एवरी इवेंट ए देयर corresponds another event A called the complementary event to A. It is also called an event, है ना, not A. Not A मतलब complement of A. तो ठीक है, इवेंट A और B, तो A और B का मतलब A यूनियन B, आप लोग जानते हो A और B, हालांकि मैं रिलेट भी किया था। A और B, A यूनियन B, A एंड B, A इंटरसेक्शन B। ओके, सो ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, और ए यूनियन में क्या आता है, विच इज आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, तो दोनों में है तभी यूनियन में आएगा। इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों होना चाहिए, बोथ, तो इंटरसेक्शन है। ए बट नॉट बी, तो ए बट नॉट बी का मतलब हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब जो ए में हो बी में ना हो, ए बट नॉट बी, इसको ए माइनस बी भी बोलते हैं या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, दोनों सेम बात है। अब ए माइनस बी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, सेम चीज है। इसका वेन डायग्राम इन्होंने नहीं बनाया है, आगे बनाएगा शायद। तो इस तरह से ए बट नॉट बी, मैं फिर से इधर बता देता हूँ। तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझना है। देखिए कि लाइक है ना, जैसे मान लो एक इवेंट ए है एक बी है, सो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, इसको मैं अगर दोनों पे एक साथ सेट कर दूं तो ये हो गया ए यूनियन बी, है ना, दिस इज ए यूनियन बी, ये आपके पास है ए यूनियन बी। सो दिस इज ये ए यूनियन बी हो गया। इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन इसका होगा कि जो दोनों में कॉमन था, ये वाला पार्ट जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ। फिर ए माइनस बी क्या है, सो ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है, ये ए सेट है ये बी सेट है, तो जो सिर्फ ए में है वो ए, दिस इज ए माइनस बी, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, सो दिस पोर्शन इज a माइनस बी, या इसी को बोलेंगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट।
ये पोर्शन था ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये बॉक्स जो बना हुआ है ये बॉक्स है सैंपल स्पेस, जिसको मैं ओमेगा लिखूंगा या एस लिख सकते हो आप इस तरह से। और ये पूरा आपने मिला दिया, जैसे यहाँ पे था तो ये पूरा आपने मिला दिया है दोनों सेट को एक साथ, एक साथ दोनों सेट को आपने मिला दिया, तो ये आपका ए यूनियन बी है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। सो दिस थिंग यू नो ऑलरेडी, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो ओके, तो यहाँ हो गया कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आर सेम। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप सॉल्व करो, ऑनेस्टली सॉल्व करके देखो खुद से, और नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में डाउट हम करेंगे। अभी मैं एक बार ओनली देख लेता हूँ चैप्टर में है क्या क्या। 11th क्लास का एनसीईआरटी है ये, ठीक है। ये सब कहना निकालो तो ये सब आप निकाल सकते हो। अब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप जानते होंगे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का ही दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी, मतलब ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम बोलते हैं वो डिसजॉइंट है, या उसी का दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट, है ना, डिसजॉइंट सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट आ गया तो हम बोलेंगे ए बी डिसजॉइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, फिर आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि दोनों का यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस आ जाए पूरा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर उन सेट्स का यूनियन लेने पे, मिक्स किया आपने, यूनियन लिया और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव है, जो कि यहाँ लिखना चाह रहा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, सो ऐसे यहाँ 3 सेट का यूनियन लिया और ये सैंपल स्पेस के बराबर आ गया तो बोलेगा ये एग्जॉस्टिव है। सैंपल स्पेस ये था तो एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। आगे क्या है, आप लोग एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ो। You read each line, understand each definition, solve each example, solve each question of exercise. And देखिए एग्जाम्पल्स है, आप सॉल्व करो खुद से समझ के, नहीं समझ आ रहा पूछो, ये है। सो इसके बाद आ जाएगा आपका 16.2। 16.2 किस पे है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट पे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, उस पे बेस्ड है। डिस एक्सक्लूसिव है ना, डिसजॉइंट और इन सब पे है, तो ये 16.2 हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट टर्म, आप देख पा रहे होंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच प्रोबेबिलिटी का क्या है, एक्सियम्स के थ्रू, लाइक, है ना, ये हमारे जैम के सिलेबस में भी है टॉपिक, मतलब स्पेशली मेंशन है जैम के आप सिलेबस देखो प्रोबेबिलिटी पोर्शन में, तो लिखा हुआ है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या होता है कि इसके डेफिनेशन में 3 कंडीशन आती हैं, लिखा हुआ है कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, तीसरी कंडीशन है कि ई और एफ कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब डिसजॉइंट है, तो इसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी इसके सम के इक्वल होता है। आपको याद हो मैं बताया था कि यू कैन रिलेट ओ आर और विथ यूनियन यू कैन रिलेट, तो ई और एफ इज यूनियन एफ और इसकी प्रोबेबिलिटी सम हो जाती है, कब, जब डिसजॉइंट हो, तो यू कैन रिलेट इट। सो ये देखो यहाँ क्या लिख रहा है, एस कोई सैंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, प्रोबेबिलिटी p एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक फंक्शन है, द प्रोबेबिलिटी p इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये लोग लिखने का ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं, अरे यार ये कहीं और पहुंचा दिया, छोड़ो इसको। तो ये पैसे मांग रहे हैं ना, चलो इसको बाद में लेंगे सब्सक्रिप्शन इसका। अभी क्या करें, अभी वापस जाएंगे, वापस कैसे जाएंगे यहाँ पे, अरे यार ये अलग लफड़ा हो गया। सो ओके, सो थैंकफुली वहीं से स्टार्ट होगा जहां हमने स्टॉप किया था। तो ओके चलिए, तो मैं ये बता रहा था एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या होता है। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। डोमेन क्या है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस।
यही बाद में आप एक वर्ड सुनोगे नया, सिग्मा फील्ड, सिग्मा अलजेब्रा, तो ये सिग्मा फील्ड है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, उसका डोमेन होता है। टू रेंज इज इंटरवल 0 1, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी होने के लिए सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ 2 के लिए है, ये तीसरी कंडीशन 3 सेट 4 सेट 5 सेट इनफाइनाइट सेट सबके लिए ट्रू हो जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, इसको बोलते हैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब आगे आते हैं थोड़े से, तो यहाँ कुछ फॉर्मूला लिख रहा है कि लाइक सैंपल स्पेस में मान लो तुम्हारे पास n एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, तो लाइक ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में होगी, दिस यू नो फॉर ऑल है ना, W बिलोंग्स टू S। हर आउटकम का इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 1 आएगा। और कोई भी इवेंट A ले लो, A में मान लो तुमने इसके 4 ही एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट पे जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करके तुम A की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो ये बताना चाह रहा है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ एक्सियम्स है भाई, कुछ रिजल्ट्स हैं, है ना। ओके, तो दिस थिंग है ना, यू गो थ्रू, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आप इसको सॉल्व करो, ये दिस यूज एग्जांपल्स, जो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन था उसके बेस पे एग्जांपल्स हैं। अब आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, तो अगर सैंपल स्पेस का हर आउटकम इक्वली लाइकली है, मतलब हर आउटकम के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो आप लगाते हो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। वो हमेशा वैलिड नहीं है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमेशा सही नहीं है। अब जानते हो नम फेवरेबल आउटकम टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कब लगाते हैं, जब सैंपल स्पेस के हर आउटकम का इक्वल प्रोबेबिलिटी है तभी लगा सकते हैं, इट इज नॉट वैलिड ऑलवेज। तो इसमें ये वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो लाइक आप सॉल्व करके देखो, ये तो भैया लेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, दिख रहा है, थोड़ा धुंधला मुझे दिख रहा है, आप लोगों क्लियर है? सो अब क्लियर शायद, सो बता दें कोई लाइकली आउटकम बनाइए कि ईच सैंपल स्पेस के ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो उस केस में आप ऐड कर सकते हो। सैंपल स्पेस में n इवेंट है और कोई इवेंट है, तो उस केस में एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी। अगर सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है तो एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है हमेशा? क्या लगता है आप लोगों को? बायस्ड कॉइन होगा तो नहीं। एग्जैक्टली, है ना, जरूरी नहीं कि हाफ हाफ ही हो, वो कुछ नहीं दिया है तो हम कंसीडर करते हैं अनबायस्ड है, अदरवाइज जरूरी नहीं कि हाफ ही होगा। सेम थिंग यहाँ पे है, इसमें n आउटकम है तो जरूरी नहीं कि एक की प्रोबेबिलिटी 1/n ही होगी, वो तब होगी जब आपको मेंशन किया हो या उस सिचुएशन से क्लियर है कि वहाँ इक्वली लाइकली है, तब उस केस में एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इक्वली लाइकली है तब ऐसा होगा। तो ये जो आप फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए होंगे, किसी इवेंट में m आउटकम है, टोटल सैंपल स्पेस में n आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी m/n होगी। सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो तो ये फॉर्मूला लगाना है तब जब आपको पता हो कि सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली है। A और B, A यूनियन B का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, आप सब जानते हैं, वो लगाना है। ठीक, अगर वो कहना चाह रहा है A यूनियन B PA प्लस PB के इक्वल हमेशा होगा, जरूरी नहीं है। ये इक्वल कब होगा, अभी आपने देखा है, कोई बताओ मुझे कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल कब होती है? जब डिसजॉइंट हो, यस, हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तब हमेशा इक्वल नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B PA प्लस PB हमेशा नहीं होगा। डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट था कि अगर डिसजॉइंट है तब ऐसा होगा, ठीक है। सो तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप यू जस्ट गो थ्रू इट। फिर से कह रहा हूँ, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर डेफिनेशन समझो, हर एग्जांपल करो, हर एक्सरसाइज करो, दैट इज द पॉइंट। एंड देन इससे मैं बता रहा हूँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 5 से 10 के रेंज में आए हैं, कभी 5 नंबर, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10 नंबर तक भी आए हैं। 22 में 10 नंबर के क्वेश्चन आए बेसिक प्रोबेबिलिटी से, जो 11-12 वाला है उससे। तो 10 नंबर बहुत होते हैं, एक नंबर में मार्क्स में बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सो ऊपर नीचे नहीं, बहुत ऊपर नीचे होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, गेट में 32 मार्क्स पे रैंक था 19 और 31 मार्क्स पे रैंक था देवरगया था, जिसका
29 मार्क्स था, उस पर उसका रैंक था 30 में था, 37 के अराउंड शायद मुझे लग रहा है, और इसमें 19, मतलब इतना गैप हो जाता है 2 मार्क्स से कि 10-10, 20-20 रैंक का गैप हो जाता है, 1-1, 2-2 मार्क्स से जैम और गेट में। ठीक है, नॉट ए, तो आपको पता है कि नॉट ए मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस यू नो। सो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ बता भी रहा है ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो ओके, तो ये क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करो, इसमें थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होंगे, आप यूज करो, नहीं हो रहा है तो मैं हूं, है ना। तो so these are some examples you need to solve, and after the examples so you will have exercise, कौन सा exercise है 16.3, तो यहाँ आ गया exercise 16.3 जो probability पे based है, axiomatic definition और उस पे based है। तो अब आया ओके, और 16.3 के बाद है मिसलेनियस। देखो जो लोग हार्डवर्क कर रहे हो डेली आप 1-2-3 घंटे जितना आपसे संभव है जैम को दो, जैसे जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो ये पूरा चैप्टर आज का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, थ्योरी में लिखाऊंगा तो 2-3 घंटा फिर थ्योरी में जाएगा, आपने देख ही लिया थ्योरी इसमें, अब एनसीईआरटी में पढ़ो एक एक लाइन, वही नोट्स है, उसी को नोट्स मान के चलो, मैं भी लिखाऊंगा वही लिखाऊंगा तो अलग टाइम लगेगा। एक बार हमने बस ओरली देख लिया चैप्टर में थ्योरीज क्या क्या है, आपने भी देखा, फिर प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज है वो आपको करते हैं, फिर डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो आप लोग पहले सॉल्व करो मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस है ना थ्योरी नहीं होती, जो पीछे थ्योरीज पर है उसी के बेस पे थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं मिसलेनियस में। सो दीज आर सम है ना एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस एंड चैप्टर खत्म। एक मिनट क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया है नहीं, चलिए वहां रुक गया है ना, ये समरी है लास्ट में। ओके, तो एक बार हमने फर्स्ट पेज से इस चैप्टर का लास्ट पेज से एक बार देख लिया क्या क्या है, तो क्या आप लोग ट्राई कर पाओगे क्वेश्चंस? हाँ, तो ये बेसिक है, ये आपको हेल्प करेगा। देखो 11-12 की प्रोबेबिलिटी कराने के बाद मैं तुम्हें जैम के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि हर साल 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन तुम ये सिर्फ 11-12 की प्रोबेबिलिटी करने के बाद कर पाओगे। मैं तुम्हें अभी 22 का पेपर करके दिखाऊंगा, अभी 23 का भी आ जाएगा 2-4 दिन में पेपर, वो आ जाएगा, तुम्हें बता दूंगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो 12th के पार्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हर साल आते हैं, इन सब पे भी 1-2 आते हैं। सो लाइक 11-12 वाले पे ही 8-10 नंबर के क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 से 10 नंबर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये है। सो आपके आज का होमवर्क जो आपका है वो यही है। सो आपका जो होमवर्क है आज के लिए वो है कि यू गो थ्रू वर्ड टू वर्ड, सो यू सी डेफिनेशंस, है ना, यू सी एग्जांपल्स एंड यू सी एक्सरसाइज। कितने एक्सरसाइज है? 3 है, ये 15 चैप्टर था ना, 15.1, 15.2, 16 था ना, 16 था ना, 16 ओके 16, 16.1, 16.2, 16.3 और फिर मिसलेनियस, ये 4 एक्सरसाइज है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट टाइम कोई दिक्कत नहीं, आप अभी आज टाइम है तो करो, वरना आज के बाद मतलब अभी अगर सोने का टाइम है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कल उठ के करो जब टाइम मिले, कल करो, परसों करो, परसों क्लास लूंगा फिर शाम को मैं, अब है ना, जितना हो सकता है उतना करो। आप अगर फिनिश भी मुझे लगता है एक दिन में नहीं होगा पूरा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट यू टेक टाइम, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3-4 दिन लो, लेकिन सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब नया नहीं है आपके लिए, जस्ट एक बार रिविजन करना है, ठीक है। तो आज यही स्टॉप करते हैं, कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछिए। मैथ्स का क्लास चलेगा सर अभी कल? हो सकता है कल, एक्चुअली उनका कैमरा यहाँ पे आ गया, जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, वो जब यहाँ आए थे खड़गपुर तो अपना कैमरा लेके यहाँ आ गए थे, और वो नया खरीदेंगे, तो उन्होंने लिया नहीं है, तो आई थिंक हो सकता है ले लेंगे 1-2 दिन में, तो फिर क्लासेस होंगी शायद, नहीं तो अब कल टाइम मिल जाएगा, अगर नहीं होती है तो कल आपके पास टाइम मिल जाएगा। इसको आप फिनिश करो, जो प्रोबेबिलिटी 11th क्लास का है उसको आप लोग फिनिश करो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक एक चीज़, कुछ भी डाउट है, कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा, कुछ डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा, कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप पूछो, तो वो हम डाउट परसों करेंगे, ठीक है।
चलिए ठीक है, थैंक सर यू। 16 के जो बैच स्टार्ट होगा उसमें कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? जैम का, हाँ हाँ जी। जैम के सिलेबस से, मैं सिलेबस को फॉलो करता हूँ, तो सिलेबस में जो जो वर्ड लिखे हैं, एक एक वर्ड पे एक एक क्लास होगी, यूँ समझ लो, एक या दो वर्ड पे, तो उस जो जो सिलेबस के एक एक लिखा है ना, जैसे वो पहला वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो मैं एक एक चीज सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट करूंगा, तो वो स्टार्ट सिलेबस से होगा। सिलेबस के एक एक वर्ड से मैं वर्ड के थ्रू कराऊंगा, जो जो सिलेबस में एक एक टॉपिक, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, जो सिलेबस में वर्ड मेंशन है उस पे बेस्ड क्लासेस होंगी। हेलो सर, ये वाला क्लास कब से स्टार्ट हुआ है, मतलब चल रहा है? ये मेरी क्लास आज तीसरी है, तो पहली क्लास में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th का एनसीईआरटी शुरू किया था, दूसरी क्लास में भी हमने वही किए थे, और तीसरी क्लास आज थी, डाउट किया है उसका और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया 11th क्लास का, तो तीसरी क्लास मेरी है आज। अच्छा, थैंक यू सर। जी, आप वीडियो देख सकते हैं, और ऐसे भी आपको आता है, इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा किसी बच्चे का, बस ये है कि जो बच्चा अटेंड किया उसका फायदा जरूर होगा, जो अटेंड नहीं किया उसका नुकसान नहीं होगा अगर वो सिंसियर है तो, वरना उसको दिक्कत होगी आगे जाके अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। ओके सर, थैंक यू। सर अभी तक जो स्टैंडर्ड पढ़े सो उसमें कितना भी प्रोबेबिलिटी यूज होगा सर? अभी जितना पढ़ा हमने, पीछे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है पढ़े। हाँ हाँ हाँ, यस सर। ये यूज होगा, अभी आप देखोगे मैं क्लास, तुमने ये फ्लैग वाले क्वेश्चन देखे हैं ना, तो ये 2022 में आया है, तुम चेक करो, जो फ्लैग वाला क्वेश्चन, फ्लैग की जगह वहां लिफ्ट है कि एक 7 मंजिल की बिल्डिंग है, कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, तो उस तरह क्वेश्चन इस फ्लैग वाले क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड है, तो जो कर रहे हो वो एक्चुअली एग्जैक्टली सेम वो नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट तुम्हें हेल्प करेगा। 2022 में एक क्वेश्चन आया कि 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और टॉप फ्लोर पे उतरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बाकी भी इतनी है, तो इससे कहीं रिलेटेड ऐसे ही है, वो भी मैं अभी कराऊंगा, तो वो इसी से रिलेटेड है जो हमने किया अभी, तो वहाँ कहीं कहीं काउंटिंग वहाँ भी यूज होती है। सो लाइक अभी जो हमने किया वो यूज होगी, अभी तुम 11th का करो, तुम अभी सॉल्व करो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ना, तो उसमें देखना वो सारी चीजें यूज होंगी, एनसीआर एनपीआर सब यूज होगा, तो एटलीस्ट क्लियर तो हो क्या है, तो उसमें भी यूज होगा। तो हमने इसलिए बेसिक सिस्टम राउंड से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया है बेसिक के तौर पे, अब यहाँ से अब धीरे धीरे उठेंगे, फिर जैम का लेवल बहुत पेपर ऑफ डिफिकल्ट आ रहा है, 2020 तक पेपर बहुत इजी आता था, 21 का पेपर डिफिकल्ट था, 22 का डिफिकल्ट था, 23 का उससे भी डिफिकल्ट आ रहा है, तो लेवल अब बढ़ते जा रहा है एग्जाम के, है ना, तो उसके हिसाब से कटअप भी नीचे आ रही है, कटअप भी है ना कम, जैसे फर्स्ट रैंक 65 तक 67 पे था, फर्स्ट रैंक था, 60 पे थर्ड रैंक था पिछले बार, तो लाइक इस तरह से है कि 50-60 नंबर पे तुम्हारे रैंक टॉप 20 में आ जाते हैं, इस तरह से। तो डिफिकल्ट होने इस बार का जो जैम का पेपर है सर, उसमें मैथ और स्टैट का जो पेपर आया उसका लेवल क्या रहा सर? हाँ, पेपर हमने नहीं देखा ना, क्योंकि बच्चों ने देखा, अभी पेपर आएगा 2 दिन बाद रिस्पांस आएगा, फिर हम पेपर देखेंगे, पता चलेगा कैसा था, बच्चों के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट था। तो भी हम पेपर देखेंगे। क्या रहा सर मैथ का लेवल? जी जी, मैथ का सर, मैथ का जो पेपर आया जैम में, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, यस सर, जो 23 वाला जो कल खत्म हुआ है सर एग्जाम, उसका पेपर लेवल किस मतलब कि मॉडरेट या ज्यादा वो पूछ दिया? आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का आई थिंक आसान था पेपर, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स का मुश्किल था। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, और ये सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क जी। गुड नाइट थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट सर।